हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हमने मौलिक अधिकारों को डिस्कस किए, तो उसके बाद हम आगे का पढ़ेंगे लुसेंट की बुक से, जिसमें हम मौलिक अधिकारों में संशोधन, क्या क्या संशोधन किए गए हैं और क्या वाद्य हुए थे, क्या केस आए थे, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे इस चैनल को करें सब्सक्राइब और प्रीवियस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल में हमने प्लेलिस्ट बना दी है भारतीय संविधान की। जो लुसेंट का बुक में जो संविधान दिया हुआ है वो सारा हम कंप्लीट करवा रहे हैं, तो आप वहां कंटिन्यूस टॉपिक वाइज सीरियल वाइज सारे लेक्चर देख सकते हैं। तो आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे कि मौलिक अधिकारों में संशोधन, तो मौलिक अधिकारों में कैसे संशोधन किया जाता है, यह क्या है, उसके बारे में देखेंगे। तो क्या वाद रहे हैं, कौन से केस आए थे, उसमें कौन से वाद्य रहे हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले एक वाद आया था फ्रेंड, जिसका नाम था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो 1967 में आया था। तो डायरेक्टली क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य कब आया, ये वाद कब आया था, ये केस कब आया। तो 1967 में आया था। तो क्या हुआ था इसमें, ये केस आने के पहले संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती थी। ये केस आने के पहले संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती थी, लेकिन जब ये केस या वाद गोलकनाथ आया कब, 1967 में, तो इसमें यह कहा गया कि मौलिक अधिकारों में संसद संशोधन नहीं कर सकती, यह बात कहा गया था इसमें। तो इसको पढ़ते देखिए। इसके यानी के निर्णय के पूर्व दिए गए निर्णयों में यह निर्धारित किया गया था कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है। इसके पहले यह कहा माना जाता था कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जाता है। उसके बाद क्या है, जिसमें अनुच्छेद 368 जो संविधान संशोधन वाला है, अनुच्छेद 368 एवं मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था इसके अंतर्गत। तो इसके पहले संशोधन किया जा सकता है। तो इसका जो वाद आया, जो केस आया, उसका क्या निर्णय हुआ, उसको हम देखेंगे। यहां पे देखिए उसका क्या। तो सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद 1967 के निर्णय में अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मौलिक अधिकारों में संशोधन को रोक लगा दी। जो हमारा संविधान संशोधन का जो अनुच्छेद है 368 के माध्यम से मौलिक अधिकार जो दिए हुए हैं, हमारे मौलिक अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दी। अर्थात संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। ये जो केस आया था, उसका जो रिजल्ट आया था, उसमें कहा गया था कि मौलिक अधिकारों में संसद संशोधन नहीं कर सकती। तो समझ में आया। यहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि इसके पहले क्या था कि संसद किसी में इसमें भी संशोधन कर सकती थी, संविधान के किसी भी भाग में भी। तो ये केस आने के बाद जो इसका निर्णय आया, तो जो हमारे फंडामेंटल राइट थे उसमें संशोधन नहीं कर सकती, ऐसा कहा गया था। संसद अनुच्छेद 368 के तहत जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उसमें संशोधन नहीं कर सकती, ऐसा कहा गया था। तो पूछा जाएगा आपको गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में क्या कहा गया था। तो संसद किसी में भी संशोधन यानी मौलिक अधिकार में केवल संशोधन नहीं कर सकती। तो उसके बाद क्या होता है, तो ऐसे में तो हमारे अधिकार सीमित हो गए। हमारे अधिकार जो थे वो सीमित ही थे जितने थे। तो उसमें अगर हमको और कुछ सुधार करना है, कुछ और अच्छी चीजें उसमें जोड़ना है, तो उसके लिए क्या कहा गया, अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए फिर से संसद ने 24वें संविधान संशोधन 1971 डायरेक्ट पूछा जाता है। 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा अनुच्छेद 13 की बात करेंगे। अनुच्छेद 13 में क्या लिख रखा है, हमने पढ़े थे। अनुच्छेद 13 जो राज्यों के मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण किया गया है, उसमें राज्य का मतलब देश, राज्यों से ही मिलकर हमारा भारत देश बना हुआ है। तो राज्यों के मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण करने की विधियों के बारे में बताया गया अनुच्छेद 13 में। तो राज्यों का मौलिक अधिकार अल्पीकरण करने की विधियां में ऐसा कानून नहीं बनाएगा। उसमें यहां लिखा हुआ है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों की विधि को कम करता हो। जो मौलिक अधिकार, जो हमारे मौलिक अधिकार में जो दिए गए हैं, ऐसा कोई भी कानून संसद नहीं बनाएगा कि मौलिक अधिकार में जो कानून दिए गए हैं, विधि दी गई है, उसको कम करता हो। ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा। अनुच्छेद 13 में लिख रखा है। तो अनुच्छेद 13 में क्या लिख रखा है, समझ में आ गया। राज्यों के मौलिक अधिकार को अल्पीकरण करने की विधियां के बारे में लिख रखा है।
अल्पीकरण करने की विधियां में लिख रखा है। उसके बाद देखिए और अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया। अनुच्छेद 368 जो संविधान संशोधन वाला ही अनुच्छेद है, उसमें भी संशोधन किया गया कि यहां निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा, उसमें जो प्रक्रिया दी गई है, प्रक्रिया द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। तो 24वें संविधान संशोधन में यहां कहा गया था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है अनुच्छेद 368 के तहत। तो सबसे पहले यह निर्णय आया था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, उसमें कहा गया था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। उसके बाद 24वां संविधान संशोधन होता है संसद द्वारा, और उस संशोधन में कहा गया कि अनुच्छेद 13 में जो बातें लिखी गई थी उसको ठीक है, चलो उसमें बहुत अच्छी बातें लिखी गई है, लेकिन अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है प्रक्रिया द्वारा। जो उसमें प्रक्रिया होती है संशोधन करने की, उसमें मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। यह बात कही गई थी 24वें संविधान संशोधन के द्वारा। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, कैसे भी आपको रखना है याद। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, तो समझ में आया दोस्तों। 24वें संविधान संशोधन में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स थे उनमें उनको यानी संशोधन करने का अधिकार दे दिया गया, तो मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। उसके बाद क्या होता है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के निर्णय में इस प्रकार के संशोधन को विधि मान्यता प्रदान की गई। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, देखो 24वां संविधान संशोधन तो हो गया, उसमें बोल दिए कि फंडामेंटल राइट्स में मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, तो मान्यता मिल गई। मान्यता किसने दिया, केशवानंद। याला जो बाद में वाद आया तो ये राज्यवाद आया, इसमें यह मान्यता सिद्ध हो गई, मान्यता मिल गई कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के निर्णय के इस प्रकार के संशोधन को विधि मान्यता प्रदान की गई कि विधि द्वारा किया जा सकता है, विधि मान्यता प्रदान की गई। अर्थात गोलकनाथ पंजाब राज्यवाद के निर्णय को निरस्त कर दिया गया था। ये जो ऊपर गोलकनाथ जो ऊपर में फंडामेंटल राइट्स में संशोधन नहीं किया जा सकता, याली बात जो इन्होंने कही थी सर्वोच्च न्यायालय ने, वाला जो फैसला था उसको निरस्त कर दिया गया कि अब वाला फैसला निरस्त, ये वाला चलेगा। तो केशवानंद भारती बनाम में क्या कहा गया, विधि को मान्यता मिली, वहां पे याद रखना विधि मान्यता मिली। तथा एक प्लस पॉइंट है यहाँ पे, इसने एक और बात कही थी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद ने कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो इसने जो राज्यवाद आया था उसके बाद जो इसका निर्णय आया था, तो उसमें कहा गया था, उसमें बताया गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है, संविधान का एक अंग है। उसके पहले प्रस्तावना को भी संविधान का अंग नहीं मानते थे। तो इसके बाद ये पता चला, ये केस आया, राज्यवाद आया, उसके बाद कहा गया जो हमारी संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है। पूछा जा सकता है संविधान का अंग कब कहा गया, उसके पहले नहीं था। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद द्वारा मान्यता प्रदान की गई और संशोधन में मान्यता प्रदान की गई, और प्रस्तावना भी, और यह भी कहा गया कि प्रस्तावना भी संविधान का अंग है। आगे चलते, उसके बाद क्या होता है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत द्वारा 42वें 42, आपने देखा होगा 42 संविधान में संशोधन जो हुआ था 1976 में, ज्यादातर इनमें सब चीजों को जोड़ी गई है, आपने पढ़ा होगा कि 42 में बहुत सारी चीजें जोड़ी गई है। अभी हम आगे संविधान पढ़ेंगे तो क्या क्या जोड़े हैं सब देखेंगे, है ना, और लास्ट में तो पूरे संविधान संशोधन हमको पढ़ना ही है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 368 जो है संविधान संशोधन वाला में खंड 4 और 5 जोड़े गए। तो ये पूछा जा सकता है, खंड 4 भी जोड़ा गया और 5 जोड़े गए, और यह व्यवस्था की गई कि इस प्रकार किए गए संशोधन में न्यायालय के प्रसंगत नहीं किया जा सकता। तो ये जो हम संशोधन करेंगे इसमें न्यायालय प्रसंगत नहीं किया जा सकता, उसको न्यायालय को मानना पड़ेगा। तो ये बात कहा गया, जो अच्छे के लिए जो संशोधन होंगे, तो समझ में आया आपको, इस प्रकार किए गए संशोधन में न्यायालय में प्रसंगत नहीं किया जा सकता। समझ में आ गया दोस्तों। यहां पे मान्यता मिली और 42वें संविधान संशोधन के बाद उसको और मजबूत कर दिया गया और न्यायालय में प्रसंगत नहीं किया जा सकता, ये बात कही गई थी इसमें। देखो फ्रेंड, उसके बाद मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ 1980, ये पूछा जाते रहता है कब आया, याद रखना है। देखो मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ, तो इसमें निर्णय क्या कोर्ट ने, ये वाद आया था 1980 में, तो इसने कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, तो न्यायालय के निर्णय के द्वारा यह निर्धारित किया गया, न्यायालय के निर्णय के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है। तो न्यायालय को है ना, संविधान के आधारभूत लक्षणों का
रक्षा करने का अधिकार संविधान न्यायालय को है। तो संविधान का रक्षक कौन कहा जाता है? तो संविधान का रक्षक न्यायालय है ना। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब संविधान के रक्षक है। सुप्रीम कोर्ट को संविधान का रक्षक माना जाता है, तो न्यायालय को है। न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट है ना। तो पहले क्या कहा गया था यहाँ पे कि न्यायालय, देखो इसके पहले अभी पढ़े थे, न्यायालय के प्रसंगत नहीं किया जा सकता, तो आप न्यायालय नहीं जा सकते, बात कही गई थी। लेकिन यहां यह बताया गया है कि संसद अगर संशोधन करेगी तो न्यायालय एक बार उसको पुनरावलोकन कर सकती है। इसके द्वारा, उसके बाद क्या हुआ, इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा की गई व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। ये व्यवस्था की गई थी ना, 4 और 5 तो जोड़े थे, ठीक है। उसके बाद जो ये वाली व्यवस्था की गई थी, प्रसंगत नहीं किया जा सकता, उसको समाप्त कर दिया गया। तो वर्तमान में जो है यही चल रहा है ना। वर्तमान में इसके बाद कोई बात नहीं है ऐसा। तो मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ 1980, इसमें यह निर्णय के द्वारा निर्धारित किया गया था कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है। न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकती है। तो समझ में आ गया पुनरावलोकन का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं, जब भी आपको समझ में आएगा। संशोधन का पुनरावलोकन कर सकती है यानी फिर से देखना। न्यायालय उसको फिर से देखेगी सही है कि नहीं, न्यायालय उसको दोबारा जांचेगी। न्यायालय दोबारा जांच करना होता है पुनरावलोकन का मतलब। तो पुनरावलोकन कर सकती है और 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो किया गया था उसको समाप्त कर दिया गया। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे कौन से ने क्या निर्णय दिया था, तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तो समझ में आ गया, फिर से देख लेते हैं। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में कहा गया कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। यहां पे क्या बात की गई, नहीं किया जा सकता। उसके बाद 24वां तो इसने निर्णय दिया था कि नहीं किया जा सकता। 24वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें कहा था फंडामेंटल राइट्स जो है उसमें संशोधन किया जा सकता है ना, फंडामेंटल राइट्स में किया जा सकता है। फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद आया तो इसमें कहा गया कि विधि मान्यता दी गई इसको, यानी विधि मान्यता प्रदान की गई, मजबूत कर दिया गया। और यह भी कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसमें कहा गया। तो इसमें क्या कहा गया फ्रेंड, विधि मान्यता प्रदान की गई। फिर 42वां संविधान संशोधन होता है, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें भी इसको मान्यता मिली, लेकिन यह कहा गया कि न्यायालय ने प्रसंगत नहीं किया जा सकता, है ना। न्यायालय यानी गो टू कोर्ट यानी कोर्ट नहीं जा सकते। उसके बाद जो वर्तमान में चल रहा है मिनर्वा मिल बनाम भारतीय संघ, इसमें सही डिसीजन आया और इसमें कहा गया है कि हम संविधान के रक्षक हैं। न्यायालय ने कहा कि हम संविधान के रक्षक हैं, आप संशोधन तो कर सकते हो, संशोधन करने के बाद हम पुनरावलोकन भी कर सकता है न्यायालय, है ना। तो ये उसकी बात की गई। तो इसको आपको समझना है, सन याद रखना है, कब कौन सा हुआ। कभी सन पूछा गया तो क्रम भी पूछा जा सकता है, किसने कहा, क्या कहा था, ये याद रखना है ना। इसने नहीं कहा था, है ना, जिसने हाउ कहा था, जिसने सही है कहा था। तो ये सब यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। तो ये एक छोटा शॉर्ट एंड स्वीट लेक्चर था जिसमें हमने बताया, है ना। तो ये हमने पढ़े मौलिक अधिकार में संशोधन के बारे में। मौलिक अधिकार भी हमने इसके पहले अभी लूसेंट की बुक से पढ़ लिए हैं। भारतीय संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के मौलिक अधिकार दिए हैं, है ना। भाग में वर्णित मौलिक अधिकार और नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। वे अधिकार है जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते। ये वे अधिकार है, ये मौलिक अधिकार वे अधिकार है जो सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते, कि नहीं किए जा सकते। और जिसकी सुरक्षा का प्रहरी यानी रक्षक, जिसकी सुरक्षा का प्रहरी या रक्षक सर्वोच्च न्यायालय है, जिसकी सुरक्षा का प्रहरी व रक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ लेक्चर कंप्लीट होता है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, निश्चित ही पूरा संविधान कंप्लीट कराएंगे जो लूसेंट की बुक में दिया हुआ है। इसके बाद हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डिस्कस करने वाले हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मौलिक अधिकार समाप्त हुए। अब हम बात करेंगे नीति निर्देश सिद्धांत की अगले लेक्चर में। तो हमारे इस चैनल को करें सब्सक्राइब, जिससे आपको हम डालेंगे वीडियो तो नोटिफिकेशन मिलेगा, जब भी तो आप देख पाएंगे, या बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन आप हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब जिसको मेरा लेक्चर ये पसंद आ रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।